नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर आप सभी का ऑनलाइन में स्वागत है। अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपनी टॉपिक है आधुनिक नैतिक द्वंद्व एवं शिक्षा। आधुनिक नैतिक द्वंद्व एवं शिक्षा। आधुनिक नैतिक द्वंद्व एवं शिक्षा, उसमें जो बताया गया है कि आधुनिक नैतिक द्वंद्व से जो आशय है उस व्यवस्था से जो उसको कर्तव्य मार्ग से भटकने के लिए प्रेरित करता है, वो सामान्य रूप से देखा जाता है कि एक योग्य चिकित्सा की जो परीक्षा पास करके व्यक्तियों का जीवन नहीं बचाता है, वरन धन कमाने पर अधिक बल देता है। यदि वह किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य पर विचार करता है तो उसके लिए स्वार्थ, उसके जो मन में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। प्रथम वह नैतिकता नीतिगत आधार पर कार्य करे और द्वितीय वह अपने स्वार्थ के लिए कार्य करे, जिससे वह आधुनिक सुविधा में से युक्त विलासी जीवन जी सके। इस प्रकार का द्वंद्व प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। एक एस.के. डुबे के अनुसार जो शब्दों में जो परिभाषा दी गई है, उसमें आधुनिक नैतिक द्वंद्व का आशय जो है धर्म संकट, कर्तव्य कर्म संकट तथा व्यवहार संकट से है, जिसमें नैतिकता व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है और आधुनिक एवं भौतिकता अपनी ओर खींचता है और शिक्षा द्वारा इसका समाधान भी किया जाता है। परंतु शिक्षा का जो प्रभाव यदि वास्तविक रूप से होता है तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अर्थात शिक्षा के संदर्भ में आधुनिक नैतिक तंत्र को हम निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं। उसमें जो पहला जो बताया गया है सामाजिक क्षेत्र में द्वंद्व। इसमें जो बताया गया है कि अनेक प्रकार की जो द्वंद्वात्मक स्थितियाँ आधुनिक एवं भौतिक क्षेत्र में सामाजिक संदर्भ में देखी जाती है। एक छात्र सुबह जाकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है तथा जो भारतीय संस्कृति को स्वीकार करता है, जबकि विद्यालय में उसको हेलो शब्द या माता पिता से कहने के लिए कहा जाता है तथा जो पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर रहना सिखाया जाता है और उसके लिए एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है कर्तव्य क्षेत्र में द्वंद्व। उसमें जो बताया गया है कि सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तथा कुछ व्यक्ति कर्तव्यहीनता करके अपने स्थायी की पूर्ति करते हैं। जैसे कि एक शिक्षक प्रतिदिन समय से विद्यालय में आता है तथा पूर्ण मनोयोग से शिक्षण करता है, परंतु दूसरा जो शिक्षक अधिक शक्तिशाली है तथा उसकी जो जान पहचान या उच्च अधिकारियों से है और इससे
वह न तो विद्यालय आता है और न ही शिक्षण कार्य करता है तथा समय समय पर एक पुरस्कार भी पाता है। तो इस स्थिति में ईमानदारी से शिक्षक आधुनिक जो परिस्थितियों में नैतिकता के मध्य द्वंद्व का अनुभव करता है तथा जो सोचता है शिक्षक सोचता है उसे क्या करना चाहिए। फिर आता है मानवीय संबंधों में द्वंद्व। इसमें जो बताया गया है कि जो मानवीय संबंधों में मानवीय द्वंद्व की जो स्थिति देखी जाती है, विद्यालय में अनेक शिक्षक द्वारा द्वेषवश छात्रों से दूसरे शिक्षक की जो आज्ञा न मानने के लिए कहा जाता है, जबकि जो प्राचार्य या माता पिता द्वारा सभी शिक्षकों एवं गुरुजों की आज्ञा पालन के लिए कहा जाता है। फिर आता है चारित्रिक द्वंद्व। इसमें जो वर्तमान समय में चरित्रहीन व्यक्तियों का जो समाज से उत्थान हो जा रहा है और चारित्रवान व्यक्तियों को समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इससे मानसिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर आता है सांस्कृतिक द्वंद्व। उसमें जो बताया गया है कि अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि भारतीय संस्कृति में पले बड़े छात्र पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव भारतीय समाज में देखते हैं, तो मानसिक एवं नैतिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है ना। फिर आता है धार्मिक द्वंद्व। धार्मिक द्वंद्व के अंतर्गत जो बताया गया है कि उसमें सामान्य रूप से देखा जाता है कि जैसे कि सभी धर्म में ईश्वर स्वरूप की व्याख्या पृथक पृथक रूप से की गई है। ईश्वर को एक रूप में बताया गया है और एक ईसाई छात्र मोमबत्ती जलाकर ईश्वर को प्रसन्न करता है, तो हिंदू छात्र अगरबत्ती जलाकर प्रसन्न करता है। तो इस स्थिति में दोनों के मन में एक ही द्वंद्व उत्पन्न होता है कि ईश्वर एक है तो उसको प्रसन्न करने की विधि या पृथक पृथक क्यों है। तो महात्मा गांधी जी ने किसी धर्म को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि उनके मन में धर्मों के प्रति सदैव मानसिक द्वंद्व रहा। फिर आता है शैक्षिक द्वंद्व। उसमें जो बताया गया है कि सामान्य रूप से जो विद्यालय में नैतिक शिक्षा को विज्ञान एवं जो गणित की शिक्षा की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, जबकि नैतिक शिक्षा के अभाव में विज्ञान एवं गणित की जो शिक्षा का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग संभव होता है। तो एक और छात्र को नैतिक शिक्षा एवं नैतिक गतिविधि को श्रेष्ठ बताया जाता है तथा दूसरी ओर उनकी जो अन्य शिक्षा की जो तुलना में कम महत्व दिया जाता है। तो छात्र के समक्ष यह द्वंद्व उपस्थित होता है कि उसको क्या क्या करना चाहिए। फिर आता है वैचारिक द्वंद्व। इसमें जो बताया गया है कि जो वैचारिक द्वंद्व अनेक अवसरों पर विचार जो संबंधी द्वंद्व देखा जाता है, उसमें एक और तो नीति शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि वही बुद्धिदेन कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सठ व्यक्ति को सुधारने में नष्ट हो जाता है, परंतु सठ व्यक्ति को नहीं सुधार पाता। तो इस प्रकार की जो विविध विचारधारा छात्रों के समक्ष यह द्वंद्व
उपस्थित कर देती है कि उसको क्या करना चाहिए। फिर आता है दार्शनिक द्वंद्व। इसमें जो बताया गया है, जो अनेक अवसरों पर देखा जाता है कि शैक्षिक जो विचारधाराओं को प्रमुख आधार दार्शनिक चिंतन होता है, और इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप होता है, जो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विविध दार्शनिक जो विचारधाराओं का समावेश है, और जिसके आधार पर शिक्षक एवं जो छात्र के क्षेत्र में छात्र दोनों के समक्ष द्वंद्वात्मक स्थिति रहती है। यदि वर्तमान समय में आदर्शवादी एवं जो गीता दर्शन पर आधारित शिक्षा दी जाती है, तो वह आधुनिक संदर्भ में उचित नहीं बैठती। तो यदि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था दी जाए तो वह नैतिक संदर्भ में उचित नहीं होती। तो इस प्रकार जो शिक्षक एवं जो छात्र दोनों की द्वंद्व में रहते हैं कि क्या करें, है ना। फिर आता है विकास क्षेत्र में द्वंद्व। इसमें जो बताया गया है, विकास के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक जो स्थिति देखी जाती है कि आधुनिक समय में भौतिक विकास को अधिक महत्व दिया जाता है, और इसके लिए व्यक्ति प्राकृतिक व्यवस्था का दुरुपयोग करता है, और वही दूसरी ओर नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत आध्यात्मिक विकास को महत्व प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान समय में जो छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं जो जन सामान्य के समक्ष आधुनिक नैतिक द्वंद्व की जो स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्योंकि नैतिक विचारधारा व्यक्ति को किसी को और ले जाना चाहता है, और आधुनिक विचारधारा व्यक्ति को दूसरी ओर ले जाना चाहता है, तो इस प्रकार सर्वत्र आधुनिक नैतिक द्वंद्व उपस्थित हो जाते हैं। तो आधुनिक नैतिक द्वंद्व यानी जो शिक्षा के बारे में जो अध्ययन किया, आज के लिए इतनी काफ़ी है। कक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।